जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, सबकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी और सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? आज क्या है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम आगम संप्राति की धारणाएं। हमने उत्पादन फलन के बारे में जान लिया, उत्पादन कैसे होता है, किस तरीके का होता है, वो प्रोसेस हमने समझ लिया था। उसके बाद लागत कैसे आती है, कितने प्रकार की लागत होती है, उनका ग्राफ किस तरीके से बनता है, वो भी हमने समझ लिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजों को अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी, है ना? अब क्या पढ़ेंगे? अब देखो, एक सिंपल तरीका। मैंने किसी वस्तु का उत्पादन कर लिया, ठीक है, उसकी लागत भी निकाली कि हाँ इसकी लागत इतनी आ रही है, ठीक है। अब उसको बनाने के बाद मैं बेचूंगा, तो बेचने से मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगी इनकम, यानी कि कमाई। और उसी कमाई को कहते हैं हम अर्थशास्त्र की भाषा में संप्राप्ति, यानी कि रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के बारे में हम जानेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, कौन कौन से रेवेन्यू होते हैं, ग्राफ में कैसे इसको दिखाया जाता है, ये सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाक से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर का नाम हमने समझ लिया है, आगम संप्राति, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। जिस बच्चे के पास अभी नोट नहीं है, पेन नहीं है, फटाक से कॉपी और पेन उठा ले। कोई डाउट है तो उस डाउट को लिख ले, ताकि जब पूरा पढ़ ले तो कमेंट में पूछ सके अपने डाउट्स, ठीक है ना? ठीक है, चैप्टर का नाम हमें पता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है, संप्राप्ति होती क्या है। बहुत सिंपल भाषा में समझने जा रहे हैं, इसलिए प्यार से और ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को क्या बात कही जा रही है? कोई भी फर्म है, उस फर्म ने प्रोडक्शन कर लिया, किसी वस्तु को उत्पादन कर लिया। अब उत्पादन किस लिए किया? रखने के लिए तो किया नहीं है। किस लिए किया? सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए, ताकि उसको लाभ मिले, है ना? तो किसी भी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है, कुल यानी कि आपकी बात की जा रही है कि मान लिया जाए कि मैंने एक महीने के अंदर 100 वस्तु का उत्पादन किया, ठीक है। इस 100 को मैंने सोल्ड कर दिया, यानी कि सेल कर दिया। अब इसके ऊपर जो भी मेरी अर्निंग आएगी ना, वो मेरी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू, यानी कि कमाई, यानी कि संप्राप्ति। तो उसे ही फर्म का हम आगम कहते हैं, यानी कि भाई आपकी रेवेन्यू कह लो, संप्राप्ति कह लो, या फिर आगम कह लो, बात एक ही है, ठीक है। अब डोले के अनुसार, ये हमारे एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या समझाने का प्रयास किया, इनकी भाषा भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना ऐसा प्रश्न, डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा कि डेफिनेशन किसके द्वारा कही गई है, तो वहां पे ऑप्शन दे देंगे, डोले दे देंगे, कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो उनमें से जो सही जवाब होगा उसका आपका डोले होगा, वो इस परिभाषा के आधार पर। क्या कह रहे हैं? एक फर्म का आगम उसकी बिक्री, प्राप्तियां, या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां। मौद्रिक प्राप्तियां कौन सी प्राप्तियां होती हैं? जो मुद्राओं में होती है, यानी कि पैसे में होती हैं। तो उसी मौद्रिक प्राप्तियों को एक फर्म का आगम कहा जाता है, संप्राप्ति कहा जाता है। साधारण भाषा में ये कह सकते हैं, चाहे हमें किसी डूले का या इसकी परिभाषा पता हो नहीं, लेकिन आम भाषा में हमें ये पता है ना कि एक फर्म के द्वारा जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया, उसकी बिक्री से जो कुल संप्राप्ति प्राप्त होती है, कुल रकम प्राप्त होती है, उसे ही आगम कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम के जरिए भी समझा रखा है मैंने, एग्जाम्पल के जरिए, कि एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है, वो हर रोज ना 1000 आइसक्रीम बनाती है और बेच देती है। इस क्रम को बेचने से ना उसको 2000 प्राप्त होते हैं, और अर्थशास्त्र में इसी 2000 को से क्या कहा जाएगा? उस फर्म का आगम कहा जाएगा। उसने 1000 आइसक्रीम बनाई, 1000 को बेचने से उसे कितना? 2000 की प्राप्ति हुई। तो ये 2000 क्या होगी? उस फर्म की आगम हो गया, संप्राप्ति हो गई, ठीक है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी इज कॉल्ड रेवेन्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि रेवेन्यू के कंसेप्ट क्या होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हैं: टोटल रेवेन्यू, कुल आगम; मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम; औसत रेवेन्यू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू, यानी औसत आगम। देखो, जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी लगभग टीपी, एपी, एमपी के बारे में जाना था। कॉस्ट में पढ़ा तो वहां भी था हमारा क्या था? टीसी हमने पढ़ा, एमसीए पढ़ा और एसी पढ़ा, करेक्ट। टीएमए ये हमेशा कॉमन रहेंगे, बस ये जो आगे का हिस्सा है ना, ये चेंज हो जाता है। तरीके, चीजें बिल्कुल वैसी ही रहती है, लेकिन कंसेप्ट चेंज हो जाता है पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट था और ये रेवेन्यू है, इसलिए।
सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की। तो टोटल का मतलब कुल ही से हो गया। अब कुल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जितना भी उसने एक महीने के अंदर या फिर जितना भी उसने उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद जो उसने बेचा, अब बेचने पर जो प्राप्त हुआ वही उसकी टोटल रेवेन्यू हो गई। तो एक फर्म के द्वारा अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा को बेचकर जो भी धन प्राप्त होता है, यहाँ देखना मौद्रिक प्राप्तियां उसे है, मौद्रिक यानी कि जो मुद्रा में हो, उसे ही हम कुल आगम कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 1000 आइसक्रीम 50 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो फर्म का कुल आगम कितना होगा, 1000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 50,000। यहाँ मैंने 5,000 लिखा, लगता है जो मैंने खा लिया, भूख लग रही थी ना इसलिए शायद, कोई बात नहीं, आप मत खाना के सामने, ठीक है। तो 1000 आइसक्रीम थी, 50 प्रति के हिसाब से बेच रहा था, तो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50,000, यानी कि 50,000 की कमाई हो गई मेरी। तो ये कमाई मेरी क्या कहलाएगी, टोटल रिवेन्यू कहलाएगी, कुल प्राप्ति यानी कि कुल आगम कहलाएगी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जब भी आपको टीआर निकालना है तो टीआर निकालने के लिए क्या होगा, मात्रा का मतलब क्वांटिटी से जितना मैं बेचूंगा और उसकी कीमत जो भी है। जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी मेरी 1000 है और प्राइस मेरा 50 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 50,000 आ गया, जो कि मेरा कुल आगम है यानी कि टोटल रिवेन्यू। गॉट इट माय पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका सीमांत आगम। तो सीमांत आगम से अभिप्राय क्या है, ये एक्स्ट्रा, जब भी मार्जिनल की बात की जाए ना, चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो, मार्जिनल यूटिलिटी हो या मार्जिनल रेवेन्यू हो, मार्जिनल का मतलब ही एक एक्स्ट्रा से है, ये ध्यान रखना। अब वो कॉस्ट है तो एक अतिरिक्त उत्पादन करने से जो अतिरिक्त लागत आती है। अब आगम है यानी कि रेवेन्यू है तो एक एक्स्ट्रा बेचने से जो एक्स्ट्रा कमाई आती है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सीमांत आगम से अभिप्राय किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा या कम इकाई की बिक्री से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। मतलब एक मान लिया जाए कि पहले मैंने 100 बेचा, 100 के बेचने से मुझे 2000 का मुनाफा हुआ, ठीक है। अब मैंने एक और बेचा, ठीक है, अब 101 हो गया मेरा। अब 101 होने के बाद क्या हुआ, कितना मैंने एक्स्ट्रा बेचा, एक एक्स्ट्रा बेचा है, इसमें मेरा कितना हुआ, 2050 रुपए का मुनाफा हुआ। मैं एक एग्जांपल ऐसे मान के चल रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल फिगर है मेरा ये। तो 101, तो एक मेरा क्या है, यहाँ पर जो एक है, एक एक्स्ट्रा क्या है, यूनिट है, एक्स्ट्रा यूनिट को सोल्ड करने पर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, यानी कि एक पर मुझे 50 का मुनाफा हो रहा है, यानी कि कमाई हो रही है। तो ये ही मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, ये मेरा टीआर है, ये भी मेरा टीआर है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है, तो 50 मेरा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इसका भी बहुत सिंपल है। देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, वो एक ध्यान से देना, एक चीज ध्यान से सुनना, चाहे हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, फॉर्मूला जब भी याद करना ना, हिंदी में मत याद करना, इंग्लिश में याद करना इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है और अच्छे से याद भी रहता है। क्यों, हिंदी में करोगे सीमांत आगम, फिर कुल आगम में परिवर्तन, इस तरीके से क्या होता है, कई बार बच्चे के माइंड से स्लिप हो जाता है, तो चीज स्लिप ना हो, याद रहे। याद रहने के लिए बहुत सिंपल क्या बोलेंगे, डेल्टा टी आर, यानी कि टोटल रेवेन्यू को हम अगर डिवाइड कर देंगे डेल्टा क्यू से। अब डेल्टा का मतलब क्या होगा, तो डेल्टा का मतलब परिवर्तन से, चेंज से है, ठीक है। कैसे, मैं एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सुनो, यहाँ पे मेरा एग्जांपल मैंने आपको दिया गया है इसीलिए। अब किसी वस्तु की 10 इकाइयां हैं, कितनी है, क्वांटिटी मेरी कितनी, Q1 मेरा हो गया 10, ठीक है। बेचने पर कुल आगम कितना प्राप्त हो रहा है, 1000, यानी कि जो TR1 है पहला वाला वो मेरा 1000 है, ठीक है। अब इसके विपरीत जब 11वीं इकाई बेची जाती है, 11वीं का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम, Q2, ये होगी 11वीं यूनिट, तो मेरा TR2 कितना निकल कर आता है, 1100 आता है, कितना आता है, 1100 आता है। अब ये बताओ कि इसमें मेरा MR कितना है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि TR का डिफरेंस लेंगे। अब TR1 ये रहा, TR2 रहा, तो TR2 में से TR1 माइनस कर देंगे, यानी टोटल रेवेन्यू जो सेकंड यूनिट पर था, ये दूसरा वाला जो है उसको माइनस कर देंगे TR1 यानी कि पहले वाले से। तो सेकंड वाला था 1100, पहला था हमारा 1000, 1100 में से 1000 जाएगा तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 100। ये 100 क्या हो गया, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब इसका बीच का डिफरेंस कितना है, ये मेरा 1 है, तो डेल्टा TR कितना आया मेरा, 100, और इन दोनों का डिफरेंस मेरा 1 है, यानी कि डेल्टा
क्यू होगा। तो डेल्टा क्यू मेरा कितना आया, डेल्टा क्यू आया मेरा 1। फॉर्मूले के अनुसार आएंगे, डेल्टा टी आर मेरा 100 है, 100 लगा दिया। डेल्टा क्यू कितना मेरा 1, 1 लगा दिया। 100 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो इसलिए जो सीमांत आगम होगा मेरा 100 होगा, 100 होगा। आया प्यारे बच्चों समझ, है ना, बहुत आसान, कोई गड़बड़ नहीं करने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू रेफर्स टू द चेंज इन टोटल रिवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल और लेसर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। या तो एक एक्स्ट्रा बेच रहे हो या एक कम बेच रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा बेचेंगे तो भी डिफरेंस आएगा टोटल रिवेन्यू में, एक कम बेच देंगे तो भी डिफरेंस आएगा टोटल रिवेन्यू में। तो जो भी डिफरेंस आता है, चाहे एक ज्यादा बेचो चाहे एक कम बेचो, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है टोटल रिवेन्यू में, वो डिफरेंस ही मेरा मार्जिनल रिवेन्यू होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एवरेज रिवेन्यू पे, यानी कि औसत आगम पर। ये क्या है, तो औसत का मतलब पर यूनिट्स होता है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। तो पर यूनिट किसका, तो पर यूनिट सेल का। औसत आगम से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई की बिक्री, पर यूनिट सेल्स ऑफ प्रोडक्शन से जो प्राप्त आगम होता है, यानी कि संप्राप्ति होती है, उसी को हम औसत आगम कहते हैं, औसत संप्राप्ति कहते हैं, या एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि मेरा टोटल रिवेन्यू यानी कि जो टी आर है मेरा, वो मेरा 1000 है, ठीक है, और कुल कितनी बेची गई है 100, यानी कि जो क्वांटिटी सेल की गई है वो मेरी 100 की गई है। अब बोला क्या, हमें पर यूनिट निकालना है। तो पर यूनिट निकालने का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, चाहे वो टोटल रिवेन्यू हो, कुछ भी हो, जब भी हमें एवरेज, मैं सिर्फ एवरेज की बात करूं, सिर्फ एवरेज की, जब भी केवल एवरेज की बात की जा रही है, तो एवरेज का मतलब पर यूनिट से, जो पर यूनिट सोल्ड हो, कॉस्ट हो, प्रोडक्शन हो, या कुछ भी हो, फॉर्मूला क्या होगा, जितना टोटल था उसको डिवाइड कर देंगे पर यूनिट के कॉस्ट से, ठीक है, यानी कि उसके प्राइस से, या जितना उसको बेचा गया है। अलग अलग कॉस्ट में क्या होगा, कॉस्ट लेके चलेंगे। सेल की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, तो जितनी चीजें बेची गई हैं उसके अनुसार लेके चलेंगे। तो टोटल रिवेन्यू मतलब प्राप्त कितना किया हमने, 1000 की इनकम आई, ठीक है, और बेचा कितने था मेरा, 100 बेचा था। तो 100 को डिवाइड कर देंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 10 ही आएगा, तो सभी को पता है। तो जो 10 है वो मेरा क्या हो गया, तो ए यार मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ गया। यानी कि एक यूनिट को बेचने पर हमें 10 रुपए की कमाई हो रही है, एक यूनिट को बेचने पर हमें 10 रुपए की कमाई हो रही है। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू से यू, कि एवरेज रिवेन्यू हमारे क्या होता है, टोटल रिवेन्यू जितना भी हमने अचीव किया है और जितना मैंने बेचा है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रिवेन्यू से, तो हमारा एवरेज रिवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज रिवेन्यू मीन्स द रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने सेल किया है वो ही हमारा एवरेज रिवेन्यू है, ठीक है। फॉर्मूला देखो यहाँ पे भी मेंशन है और यहाँ पे मेंशन है, या Q बराबर में P, यानी कि ये दोनों बराबर है, क्वांटिटी कह लो या फिर प्राइस कह लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है, अब इन तीनों को एक ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश की है। पहले हमने टेबुलर फॉर्म में लिया, उसके बाद हम ग्राफ भी समझेंगे। तो पहले टेबुलर फॉर्म समझते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। और कीमत, पी मतलब प्राइस, ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे ध्यान देना, रेवेन्यू के अंदर जो प्राइस होता है ना, वही हमारा ए आर होता है। क्यों, क्योंकि ए आर का मतलब क्या हो गया, एक यूनिट, यानी कि एक इकाई की कीमत कितनी है। तो एक इकाई की कीमत जो भी होगी वही तो मेरा प्राइस होगा। आए समझ, नहीं, सुनो, मान लिया जाए कि पार्ले का बिस्कुट है, ठीक है, मान लिया जाए वो कितने का, 10 रुपए का आता है। मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, जितने का भी आता, आज तो खाता नहीं, पहले बहुत खाता था, ठीक है, तो बात की बात है। पार्ले का बिस्कुट है 10 रुपए का एक आता है, एक पार्ले 10 रुपए का आता है। मैंने बेचा कितना, मैंने 100 पार्ले बेचा। अब 100 पार्ले बेचा तो 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 10 से, तो मेरा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब 1000 आ गया। अब 1000 क्यों आया, ये 1000 मेरा रिवेन्यू हो गया, ये टोटल क्वांटिटी हो गई, ये मेरा प्राइस हो गया, है ना। तो ये जो प्राइस था 10, ये एक क्वांटिटी का, और एक क्वांटिटी का मतलब होता है हमारा एवरेज, यानी कि पर यूनिट। तो इसी वजह से जो प्राइस है ना हमारा, वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। आया समझ।
अब देखो चूंकि प्राइस हमारा पर यूनिट पर तो समान ही रहेगा, एक यूनिट पर 10 है तो 10 ही रहेगा, चाहे 2 बेचूं 3 बेचूं प्राइस तो 10 ही रहेगा। उसी के हिसाब से हम आगे मल्टीप्लाई जो भी करना है करेंगे। कुल लागम क्या होता है? तो कुल लागम का मतलब होता है हम Q को, इसको देखो जी, जो ये लिखा है ना इस जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ P मल्टीप्लाई में Q। अब P मतलब ये, Q मतलब ये, अब P कह लो चाहे AR कह लो, बोथ आर सेम, ठीक है, इसलिए AR मल्टीप्लाई में Q भी कह दिया इसने। तो AR हमारा ये रहा, Q हमारा ये रहा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आया एक यूनिट पर सोल्व करने पर, ठीक है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आया 20 आया 2 यूनिट के सोल्व करने पर। फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 आया 3 यूनिट पर, 4 यूनिट पर 40, 5 यूनिट पर 50। इस तरीके से कैसे जैसे जैसे प्रोडक्शन की यूनिट बढ़ते गई, मतलब सेल करते गए, वैसे वैसे जो टोटल रिवेन्यू है मेरी कमाई बढ़ती चली गई, है ना। 6 कर देता तो 60, 10 कर देता तो 10 को 10 से 100 हो जाता, ऐसे बढ़ते जाता। अब सीमांत आगम की बात करें तो फॉर्मूला हमें पता ही है क्या, टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। अभी एन क्या है? तो एन हमारा वही क्वांटिटी की बेस पर लेके चलते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट है, अब एन हमारा फर्स्ट आ गया, ठीक है, माइनस में टी आर एन माइनस में 1, तो यहाँ पे टी आर किया आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब टी आर 1 का मतलब हो गया कि एक यूनिट पर टी आर कितना है, देखो पहले यूनिट पर टी आर मेरा कितना 10 है, इसलिए 10 लिया। अब यहाँ पे टी आर 0 है, मतलब 0 क्वांटिटी पर टी आर कितना है, तो कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आया। और फॉर्मूले में माइनस होता है, 10 में से माइनस 0 10 आया। इसी हिसाब से दूसरी क्वांटिटी पर टी आर कितना है 20, और यहाँ पे 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1 बचेगा, इसका मतलब एक क्वांटिटी पर टी आर कितना 10, तो 20 में से 10 जाएगा 10। बिल्कुल सब फॉर्मूला बिल्कुल उसी के तरीके से जैसे कॉस्ट में समझा हमने हमने प्रोडक्शन फंक्शन में समझा, वही चीज है यार, बस फर्क इतना कि ये रिवेन्यू आ गया, बाकी तरीका फॉर्मूले का बिल्कुल वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर मैंने बच्चों को ताकि इजिली समझ में आ जाए वो भी बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो टीयर निकल एक तरीका और भी होता है, सिग्मा एम आर। सिग्मा का मतलब होता है हमारा सम, ठीक है, जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे इसका सम बढ़ता चला जाएगा। अगर आपसे पूछे टी आर 2 यूनिट पर, यानी कि 2 यूनिट का टी आर कितना है, तो पहले यूनिट पर कितना है हमारा एम आर कितना हमारा 10 लिख देंगे। दूसरे पे कितना, ये दूसरे पे भी 10 है, 10 लिख देंगे, तो 10 और 10 बराबर में 20 हो गया। तो टी आर सेकेंड यूनिट पर हमारा 20 है, हाँ भाई बिल्कुल 20 है, करेक्ट है यार, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली क्या है, यहाँ पर जो ए आर है ना वो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारा पर यूनिट का प्राइस है इसलिए कांस्टेंट है। तो जब भी हमारा ए आर स्थिर होता है ना, वहां पर ए आर और एम आर बराबर होते हैं, मतलब अगर ये 10 है तो एम आर भी 10 है। कैसे? दोबारा से देखो, यहाँ पे सभी क्वांटिटी पर इक्वल है ना ए आर, यहाँ पर भी एम आर भी तो इक्वल है, देखो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, यानी कि हर यूनिट पर एम आर भी हमारा 10 ही है। तो जब ये भी 10 वो भी 10 तो दोनों भाई भाई हो गए, और जब दोनों भाई हो गए तो दोनों आपस में बराबर हो गए, है ना। यहाँ कास्ट रिलीजन कोई मैटर नहीं करता, वी ऑल आर सेम, ठीक है। सो एम आर किसी वस्तु की एक अधिक इकाई की बिक्री से कुल लागत में होने वाली वृद्धि है। ये इसने इसकी डेफिनेशन बता दी कि एम आर क्या होता है। और कीमत यानी कि प्राइस, अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा एम आर और ए आर दोनों बराबर होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर एम आर हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां बेचने से कुल लागत में स्थिर वृद्धि होगी। मतलब अगर जब मेरा एम आर और ए आर बराबर है तो जो टी आर है ना, टी आर उसमें भी जो चेंज आएगा ना वो भी कांस्टेंट आएगा, मतलब 10-10 का ही चेंज आएगा, 10 से ज्यादा का चेंज नहीं आएगा। कैसे? देख लो भैया, 10 से 20 गए 10 का चेंज, 20 से 30 गए 10 का डिफरेंस आ रहा है, 30 से 40 गए 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब ये और ये दोनों बराबर होते हैं ना तो टीआर में जो चेंज आता है ना वो इक्वल ही आता है, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, एम इज द इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, and if price AR remains constant then MR और AR is equal। MR हमारा फिक्स है, इसका मतलब ये होगा कि selling additional unit of the commodity there will be a steady increase in total revenue, यानी कि MR अगर हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो एक एडिशनल यूनिट को सॉल्व करने से जो हमारा
टी आ रहा है उसमें जो चेंजेस आएगा वो स्टेडी इंक्रीज आएगा, यानी कि स्थिर वृद्धि आएगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब सवाल ये आता है कि क्या एम आर यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? कैन एम आर बी जीरो और नेगेटिव? एंड आंसर इज यस, इट कैन बी। वाई? एम आर हमारा शून्य ऋणात्मक हो सकता है, कैसे? देखते हैं इसमें। ये हमारा 1 2 4 5 यूनिट हो गया, मतलब इतना हमने सोल्ड किया। ये हमारा प्राइस हो गया, ये मेरा टी आर और ये मेरा एम आर है। प्राइस मेरा कितना है? 100, यानी कि जब मैंने 1 यूनिट सोल्ड की तो मेरा प्राइस 100 था। 2 यूनिट के होने पर ये 80 हो गया, 4 यूनिट पर 40 हो गया, 5 यूनिट पर 30 हो गया, यानी कि प्राइस हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजेबल है, हर यूनिट पर ये चेंज हो रहा है। तो टी आर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा और एम आर भी उसी के अनुसार चेंज होगा। टी आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? पी मल्टीप्लाई में क्यू, है ना, पी मल्टीप्लाई में क्यू। पी हमारा ये रहा और क्यू हमारा ये रहा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 100, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 160, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 160, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 150। एम आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। ठीक है, अब एन यानी कि फर्स्ट यूनिट पे लेके चलेंगे, तो टी आर फर्स्ट यूनिट पर कितना है? 100 है, 100 लिख दिया। अब यहाँ पे n माइनस 1 का मतलब हो गया 1 में से 1 जाना, यानी कि बचा 0। तो टी आर 0 तो कुछ है ही नहीं, इसलिए 0 ही आएगा। अब जब मैं 100 को 0 से माइनस करूंगा तो मेरा 100 आ जाएगा। यही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। टी आर सेकेंड यूनिट पर 160, टी आर फर्स्ट यूनिट पर 100। एक तरीके से इसका डिफरेंस होता है यार, सिंपल तरीके समझो इसका डिफरेंस। 160 में से 100 गया, 60 आया, 160 में से 60 गया, 0। अब यहां पर देखो, क्योंकि प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी यूनिट तो हमारी ज्यादा बेची लेकिन इसका प्राइस कम हो गया तो 150 आया, तो इसकी वजह से जो टोटल रिवेन्यू वो भी तो मेरा गिर गया ना, 10 का अंतर आ रहा है, यानी कि कम हो गया। हमने एक्स्ट्रा तो बेचा लेकिन यहाँ पर जो कमाई है वो मेरी कम हो गई, और इसी की वजह से, क्योंकि 150 में से यहाँ देखो ये 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल था, है ना, प्राइस देखो दोनों का अलग अलग, लेकिन क्वांटिटी की वजह से ही टोटल रेवेन्यू हमारी इक्वल होगी। और ऐसा बिल्कुल होता है, कई बार कमाई सेम हो जाती है हमारी। इसी वजह से यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू मेरा 0 हो गया, और जैसे ही मेरी कमाई कम हुई तो कमाई का कम होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मेरा घाटा हो रहा है, तो वो घाटा कौन शो करेगा? मार्जिनल रेवेन्यू शो करेगा, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि एम आर कैन बी 0 और नेगेटिव। ठीक है, और वही चीज यहाँ पर समझाई गई है। यहाँ पर एक पॉइंट समझाने वाली है मेरे लिए, वो ये कि एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी कि मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें जब कीमत कम हो रही होती है ना, तो उसी समय सीमांत आगम नेगेटिव यानी कि 0 और नेगेटिव हो सकता है। तो कौन सी सिचुएशन में ऐसा होता है? जब बात हो रही हो मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, यानी कि एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता, उसी के अंदर ये सीन होता है कि प्राइस कम ज्यादा होते हैं, क्योंकि एकाधिकार के अंदर मोनोपोली होती है। अब जो भी प्रोड्यूसर है वो अपनी इच्छा अनुसार वस्तु की कीमतों को कम ज्यादा कर सकता है, और एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर भी ऐसे ही होता है। इसी वजह से तो हमने ये देखा कि जब हमारा टी आर 0 हो गया तो उस वजह से जो एम आर हमारा 0 हो गया तो टी आर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, और जैसे ही नेगेटिव हुआ वो घटना शुरू कर दिया। कौन सा रिलेशन है ये? बिल्कुल इसका रिलेशन वही वाला है जो टी यू और एम यू में था, यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में था। याद करो वो कंसेप्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में टी यू बढ़ता है, यानी कि बढ़ती दर से बढ़ता है, इट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होता है, और जिस पॉइंट पर टी यू मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर एम यू 0 होता है, और जब ये गिना शुरू कर देता है इसका मतलब एम यू हमारा नेगेटिव हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर भी है, जैसे ये 0 हुआ, देखो यहां से तो ये बढ़ रहा है, एम आर के 0 होने पर टी आर मैक्सिमम पहुंच गया, और एम आर जैसे नेगेटिव हुआ टी आर हमारा घटना शुरू कर गया। ठीक है बच्चों, सो उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो गया आपको। फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगत में रिलेशन बताया गया, यानी कि तीनों में हम रिलेशन समझते हैं। फॉर्मूला हमें पता चल चुका है कि क्या है इसका फॉर्मूला। मैंने अभी आपको समझाया कि टी आर बढ़ती दर पर बढ़ता है तो एम आर भी बढ़ता है, यानी कि व्हेन टी आर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन एम आर आल्सो इंक्रीजेस। जब टी आर कांस्टेंट होता है
तब एम आर भी कांस्टेंट होता है, यानी कि बढ़ना बंद कर देता है। और जब टी आर घटती दर पर बढ़ता है, इट मीन्स व्हेन टी आर इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एम आर डिक्रीज, यानी कि ये ऐसे जाकर के मैक्सिमम पॉइंट प्रयास जैसे गिरना शुरू कर देता है इस पॉइंट के बाद से। तो ये कौन सा, ये थर्ड वाला, इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो बात हो रही है वो इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, 6 वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। फिर 7, जब टी आर अधिकतम होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, तब एम आर क्या होता है, शून्य होता है। ये देखो 160, ये ध्यान रखना, देखो ये 160 यहाँ पर भी है, 160 यहाँ पर भी है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, नहीं, इसको मैक्सिमम तभी माना जाएगा जब हमारा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 नहीं है तो ये मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब अभी इंक्रीजिंग रेट पर है। और जब हमारा 0 हो जाए तो उस पॉइंट पर ये टी आर हमारा मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। फिर जब टी आर घटने लग जाता है तो एम आर हमारा नेगेटिव हो जाता है। व्हेन टी आर डिक्रीजेस एम आर बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैंने आपको अभी बताया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो लिख लो, इवन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बिठा लो इस बात को, क्योंकि इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औसत आगम और सीमांत आगम, अब यहाँ पे हमने तीनों का रिलेशन पढ़ा, अब यहाँ पे केवल 2 का रिलेशन पढ़ते हैं, ए आर और एम आर का। ध्यान देना, जब हमारा ए आर घट रहा होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो एम आर रेखा है ना, वो ए आर रेखा के नीचे होती है। और ये स्थिति कब होती है, जब एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में बात की जा रही हो। देखो ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश भी कर देता हूँ। ये देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा एम आर है, यानी जो नीचे वाला है वो मेरा एम आर है, ऊपर वाला ए आर है। अभी हम इन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बता रहा है क्या कि जब ए आर घट रहा है तो एम आर रेखा ए आर के नीचे होता है, तो यानी कि घट तो दोनों रहे हैं, डिक्रीज ए आर भी हो रहा है, डिक्रीज एम आर भी हो रहा है, लेकिन जो एम आर होता है वो ए आर के नीचे होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, जब ए आर स्थिर रहता है यानी कि कांस्टेंट रहता है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये किस में होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है। ये बाजार के प्रकार है जो हम अगले चैप्टर में जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो दोनों ही ओ अक्ष के पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से ये ऐसे हो जाता है, और ये एम आर और बराबर में ए आर इस तरीके से बन जाता है, यानी कि दोनों बराबर है। जब बराबर है तो दोनों कांस्टेंट एक ही लाइन पे होंगे ना, अलग थोड़ी ना होंगे, ठीक है। अब ए आर सदैव धनात्मक रहता है, जो ए आर होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, बट एम आर जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन बाद में 0 एंड नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ए आर कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होता। तो जो औसत आगम है, शून्य केवल कब हो सकता है, ये ध्यान दिया जाए, शून्य वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इन केस अगर ये शून्य हो जाए तो कब होगा, जब वस्तु फ्री में दी जाए, है ना। एयर का मतलब क्या है, यहाँ पे एयर का मतलब प्राइस है बच्चों, कीमत है। तो क्या प्राइस कभी 0 हो सकती है किसी वस्तु की, नहीं हो सकती है ना। वो कब हो सकती है, जब मैं कोई वस्तु उत्पादित कर रहा हूँ और फ्री में बांट रहा हूँ। तो फ्री का मतलब ये हुआ कि आपने मुझे कोई मूल्य नहीं चुकाया उसका, मैंने मुफ्त में दिया, तो वहां पर एयर क्या है, वहां पे एयर 0 है। लेकिन कोई भी फर्म अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है तो फ्री में बांटने के लिए तो कर नहीं कर रही है ना। तो इस वजह से जो ए आर है यानी कि प्राइस है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। आया समझ, ये रीजन है इसका 0 ना होने का। उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा आपको। औसत आगम वक्र को हम फर्म का मांग वक्र भी कहते हैं, यानी कि डिमांड कर्व भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसको डिमांड कर्व भी कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए औसत आगम यानी कि एवरेज रिवेन्यू, ठीक है। सो वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके इसलिए बता रहा हूं ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चों सिर्फ हिंदी मत सुना करो, कुछ इंग्लिश वर्ड जो बोला जाता है ना उसको भी गौर किया करो, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है ना, इंग्लिश केवल इसलिए नहीं है कि हमें पढ़ना है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कन्वर्सेशन में भी आपकी बहुत हेल्प करता है, और ये एक तरीके से वोकैब्स के रूप में आपके काम आते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो ये देखिए मैंने ग्राफ के जरिए आपको समझाया। अब तीनों का रिलेशन बताऊं तो देखो यहां से लेकर के यहां तक ये है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो हमारा टी आर है इंक्रीज हो रहा है। तो यहां तक अगर देखा जाए तो यहां पर टी आर तो हमेशा एम आर तो हमेशा घटता ही घटेगा, ये भले ही बढ़ रहा है लेकिन एम आर हमेशा घटता ही घटता है।
लेकिन इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है। अगर इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पर जो एम आर है वो मेरा जीरो हो गया, और जैसे ही इसमें फॉल होना शुरू हो जाता है, यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो जाता है टी आर, तो एम आर हमारे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो ये ध्यान देखना, एम आर हम ऐसा बोलेंगे ए आर एंड एम आर बोथ आर डिक्रीजिंग, बट एम आर ग्राफ इज अंडर ऑफ ए आर, यानी कि जो एम आर होता है ए आर के नीचे होता है। ए आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एम आर जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, खत्म कहानी, और कुछ नहीं इसमें आगे। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया, और आप, मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, अवेलेबल है आपके लिए हमेशा, और आगे भी रहेंगे, बेझिझक पूछिए। और आपको पसंद आया है तो प्लीज प्यारे बच्चों, अगर व्यूज ज्यादा है तो लाइक करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि लाइक करने से इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और अगर आपको सच में समझ में आ रही है चीजें तो लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बस इसी की उम्मीद करते हैं। शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो, और आपके ब्रदर या फिर कोई भी चाचा भतीजे, ताऊ अंकल की बेटी, जो कोई भी हो, जरूर। और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर नए हैं। खुश रहिए और ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।